Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shubham Dwivedi and you are watching Economics Easy है। चैप्टर नंबर 21 बर्निंग सोशियो इकोनॉमिक इशू को आज हम कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। आपको याद होगा जितने पर हम टिक कर चुके हैं ये टॉपिक्स हम अपने पास पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में आपको तीन छोटे छोटे टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में टॉपिक आपका लिटिमेसी इन स्टेट्स एंड सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो ये करेंगे, एक हम करेंगे डेटा एज अ पब्लिक गुड्स, एक हम करेंगे द लीगल लॉग जैम, ठीक है। ये तीन टॉपिक आज हम इस क्लास के अंदर निपटा देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पास टॉपिक। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज हमारी इस बुक की सेकंड लास्ट क्लास है, यानी नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर की या इस बुक की लास्ट क्लास होगी। जी हाँ दोस्तों, अब ये बुक हमारी बिल्कुल चंद दिनों की मेहमान और बची है, उसके बाद ये कंप्लीट होने वाली है। तो चलो टॉपिक नंबर 11 पे जाते हैं। ये रहा हमारा टॉपिक नंबर 11, लिटिमेसी इन स्टेट एंड सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, ये वाला टॉपिक हमारे जो पोल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस, उससे रिलेटेड है। आपने नितिन सिंघानिया सर की बुक में ये जरूर पढ़ा होगा, जो लोग हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, बट फिर भी मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे आपने कहीं से पढ़ा ही ना हो, ठीक है। चलो मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहले थोड़ा सा बेस बनाऊंगा, इसके बाद फिर आपको इससे रीडिंग लगवाऊंगा जितनी जरूरत होगी उतनी, ठीक है। देखो बेस कुछ ऐसा है कि अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि जैसे लेट सपोज मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और रहता भी मैं दिल्ली में ही हूँ। अब क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, तो ऑब्वियस सी बात है जब दिल्ली गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी तो वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? दिल्ली के लिए एप्लीकेबल होगा, दिल्ली के सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल होगा, बट वो ऑल ओवर इंडिया तो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इसी तरह जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल्स बनाएगी तो वो ऑल ओवर इंडिया के लिए होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मैं मेरी गवर्नमेंट पे फेथ रखता हूं, यानी ट्रस्ट है मुझे मेरी गवर्नमेंट पे कि जो मुझसे इनकम टैक्स में पैसा लिया जा रहा है उस पैसे का यूज सोसाइटी के वेलफेयर के ही लिए किया जा रहा है, वजह कि जो नेता लोग हैं वो अपने पास उस पैसे को रख लें, ऐसा नहीं हो रहा, तो इन दैट केस मैं चोरियां थोड़ी कम करूंगा या बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे से टैक्स लिया जा रहा है वो गरीब जनता और गरीब तबके के लोगों तक पहुंचाने के लिए लिया जा रहा है। तो इन दैट केस मैं थोड़ा सा क्या करूंगा कि जो चोरी टैक्स इवेजन वगैरह के जो रूल्स होते हैं वो थोड़े से कम अप्लाई कराऊंगा, या कह दो कि बिल्कुल भी नहीं करूंगा चोरी। लेकिन यही अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी स्टेट गवर्नमेंट या मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे से लिए हुए टैक्स की चोरी करके जैसे मुझसे टैक्स लेती है और वो जनता तक नहीं पहुंचाती है, वो बीच में खुद अपना खा लेती है, क्या मैं टैक्स की चोरी ज्यादा करूंगा? यस सर, ऑब्वियस सी बात है, आप टैक्स की चोरी क्या करोगे? ज्यादा करोगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर बात ये उठती है कि जिस तरह से हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, आप जानते हैं कि अभी हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो 25 सितंबर 2021 को हुई थी, वहां पर मोदी जी ने क्या बोला था कि इंडिया जो है वो मदर है सभी डेमोक्रेसी की, हैज डिलीवर कैन डिलीवर। याद आ रही है स्पीच उनकी, जब उन्होंने सेकंड पॉइंट में यही तो बोला था कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, 195 कंट्रीज है, 193 यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हैं, तो उन सभी कंट्रीज में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सरकार डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया के अंदर पाई जाती है। तो डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया जो है डेमोक्रेसी का मदर है, मदर मतलब माँ है, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी जहां पर बाहर भी जिन जिन ऊपर डेमोक्रेसी चलती है वो इनके बच्चे हैं और ये माँ के रूप में काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब लोगों के द्वारा सरकारों को चुना जाता है तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी काम करें वो देश के हित के लिए करें और लोगों के हित के लिए काम करें। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हमें यही डिस्कशन करना है कि किस तरह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों के वेलफेयर के लिए काम आ रहे हैं और इससे किस तरह हमारी सोसाइटी के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिला। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक पॉजिटिव मैनर के अंदर बदलाव हमें देखने के लिए मिले। ये सारी चीजें हम इसके अंदर अपने पास पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये टॉपिक अपने आप में कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम इसको इस तरीके से पढ़ें कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हम उनको क्विकली अपने पास कर लें, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है कि जो डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, इन्वॉल्व अगर हम बात करें तो उसमें इंडिया जो है वो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है, क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, इंडिया की जो डेमोक्रेसी वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, नो डाउट, इस पर कोई डाउट भी नहीं कर सकता। इवन जो आने वाले टाइम के अंदर जैसे डिबेट्स वगैरह होती है, इंडिया में कोई भी रूल पास किया जाता है तो वो प्रॉपर डिबेट के साथ किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी एक रूलिंग पार्टी ने बोल दिया कि हम ये करेंगे तो वही हो जाएगा। प्रॉपर डिबेट होता है, सामने जो काउंटर पार्टी होती है, जो पोजीशन की पार्टी होती है, वो साथ में बैठकर क्या करती है, डिस्कशन करती है, उसमें अमेंडमेंट्स करती है अपने अकॉर्डिंग, ताकि एक सही रूल जो है वो गवर्निंग अथॉरिटी के पास यहाँ पर लाया जा सके। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब अगर हम इंडिया की बात करें, देखो इन केस ऑफ इंडिया, यहाँ पर मैं जंप करूँ क्योंकि ऊपर लिखी हुई लाइनों में कुछ खास नहीं है। तो इन केस ऑफ इंडिया इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम इंडिया के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि अगर एक बहुत ही, अगर हम बात करें जैसे इंडिया जो है वो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आज की डेट में, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, लोगों के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं सोसाइटी में सोशल वेलफेयर हो, वहां पे फंड का प्रॉपर एलोकेशन किया जाता है, और जरूरत पड़ने पर जब भी फिजिकल डेफिसिट या कोई वीक फाइनेंशियल सिचुएशन आती है तो वहां के बजट को चेंज कर दिया जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे मान के चलो अभी 2019 में बजट बनाया था, वहां पर हॉस्पिटल्स के लिए इतना फंड एलोकेट नहीं किया गया था, लेकिन जब कोविड-19 आया तब गवर्नमेंट को पता लगा कि लगता है हमें हॉस्पिटल्स के लिए फंड थोड़ा
ज्यादा एलोकेट करना पड़ेगा। तो सडनली उन्होंने क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूट करके उन्होंने एजुकेशन का फंड थोड़ा कम करके और हॉस्पिटल के फंड को यहाँ पर बढ़ा दिया। ठीक है, अब अगर हम ग्लोबल एक्सपीरियंस की बात करें तो ग्लोबल एक्सपीरियंस में क्या बोला जा रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितनी ज्यादा लिटमेसी होगी, अच्छा लिटमेसी का मतलब होता है जो गवर्नेंस है, ठीक है, जो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए जो अथॉरिटी अपॉइंट की गई, अगर वो गवर्निंग अथॉरिटी आपकी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रही है, तो ऐसे केस में वहां के जो लोग हैं वो भी सरकार की मदद करते हैं, चाहे वो टैक्स देने में हो, चाहे वो किसी भी टाइप से हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सरकार का मेन काम क्या होता है, देखो सरकार का मेन काम ये होता है कि वो अपने पास अपनी सोसाइटी में रहने वाले, अपने देश में रहने वाले लोगों को एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई दे, क्योंकि एसेंशियल सर्विस के लिए जो हम लोग हैं वो किस पर डिपेंड है, सरकारों पर डिपेंड है। ये सबसे पहली मेन चीज होती है, जिससे क्या होता है कि लोगों के अंदर एक हेल्थ केयर फैसिलिटी को इंप्रूव करने की बात की जाती है, एजुकेशन को इंप्रूव करने की बात की जाती है, फिजिकल सिक्योरिटी की बात की जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की बात की जाती है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो नो डाउट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसी वजह से यहाँ पर इन तीनों चारों एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन हर साल किया जाता है कि किस तरह से हम अपने हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से एजुकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर सकते हैं। दोस्तों मैं अगेन रिपीट कर दूं क्योंकि सेकंड लास्ट क्लास है इस बुक की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो नहीं होता जो आप समझते हो बिल्डिंग वगैरह, मैं कई बार ये चीज बता चुका हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है हर वो चीज जो कि आपकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जैसे आपकी रोड्स हो गया, रोड से ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो गया, आपका कम्युनिकेशन है, आपकी बातचीत करने के लिए मोबाइल फोन्स हो गए, इंटरनेट हो गए, सब आपके कम्युनिकेशन में आ गए। इसी तरह से आपके डैम्स हो गए, इसी तरह से आपके ब्रिजेस हो गए, हाईवेज हो गए, ये जितनी भी चीजें जो सरकार के लिए एक संपत्ति के रूप में काम करती है, एसेट्स के रूप में काम करती है, हर उस चीज को हम अपने पास क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। जिस कंट्री का या जिस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा उस देश की इकोनॉमी काफी अच्छे से काम करेगी। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर मेट्रो, अगर हमें कहीं जाना है तो हमें अपने पास पर्सनल व्हीकल लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास मेट्रो भी है, डीटीसी की बस सेवाएं भी चलती हैं, इसके अलावा हमारे पास अलग अलग ओला हो गए, उबर हो गई, मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं ट्रांसपोर्टेशन के मामले। तो हम कह सकते हैं हाँ दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी स्टेट से काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन हो सकता है बाकी स्टेट में इससे ज्यादा कोई अच्छी चीज मिल जाती हो, तो दैट इज कॉल्ड बी इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट ये बोला गया रीडिस्ट्रीब्यूटिव रोल ऑफ स्टेट कम लेटर ऑन, और ये तक बोला गया कि अगर जरूरत पड़ी तो हमें स्टेट के रोल को भी थोड़ा बहुत चेंज करना है, अपने पास पड़ सकता है। मेरी बात समझो, बाकी आपको कुछ खास यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि अगर हम सजेशंस की बात करें तो हमारे राइटर ने क्या क्या सजेशन दिए हैं कि किस तरह से हम अपने यहाँ पर इन चीजों को सुधार सकते हैं। अच्छा, किन चीजों को, जो सोशल लिटिमेसी वगैरह है, इनको कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे पहले ये बात बोलेगी कि आप एक काम करो कि जो एसेंशियल पब्लिक सर्विस है ये प्रॉमिस करो कि हर सिटीजन को उसकी सुविधाएं दी जाएंगी और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म रखा जाएगा। जैसे अगर मान लो सरकार ने ये बोला कि हम वृद्ध लोगों के लिए जिनकी 60 साल से ऊपर है उनको हम महीने के 2,000 रुपए देंगे, तो ऐसे में आप प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखो और ये पता लगाओ कि इस स्कीम की जो सुविधाएं हैं, जो पैसा है, वो सबको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर इस टाइप का मैकेनिज्म गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो सरकार के किए हुए वादों पर कोई भी आसानी से विश्वास कर सकता है। सेकंड पॉइंट यहां पर बोला गया द विजिबल इंस्टांस of crony capitalism must be checked under which may the time public assets and handed over to the select group of corporate houses। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो सरकार ठेका देती है, सरकार ठेका क्या देती है, जैसे उन्हें रेलवे ट्रैक बनाना है, मान लो डीएमआरसी का प्रोजेक्ट है, कोई दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट है या नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, अगर आप इसको हमेशा एलएनटी को देते रहोगे, एलएनटी लार्सन एंड टुब्रो जो बड़ी कंपनी है, अगर आप उसको देते रहोगे तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो आगे बढ़ना चाहती है उनको मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अच्छी सरकारें कभी भी टेंडर के अमाउंट पर ना जाके बल्कि सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट को देखना चाहिए, और यही रीजन है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको एलएनटी को देता है और फिर एलएनटी इसको सब प्रोजेक्ट करके छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करवा देता है। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी एक फायदा पहुंच जाता है कि वो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं और उनके यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में ये बोला है कि आप चीपर प्राइस के चलते सिर्फ एक ही बंदे को टारगेट मत करना, एक ही कंपनी को टारगेट मत करना, क्योंकि हमें हर कंपनी का ख्याल यहाँ पर रखना पड़ेगा। ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट बोला है द इशू ऑफ गवर्नेंस शुड नॉट बी रिमेन ऑन पेपर ओनली। कोई भी गवर्नेंस की बात की जाए तो वो सिर्फ ऑन पेपर नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटी के अंदर भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर यहाँ पर केजरीवाल जी के द्वारा ये बोला गया कि मैं फ्री में वाईफाई की सुविधा दूंगा जब मैं दिल्ली में गवर्नमेंट बनाऊंगा, तो ये सिर्फ ऑन पेपर नहीं होनी चाहिए, ये रियलिटी के अंदर लोगों को ये सुविधा मिलनी चाहिए। चौथी बात यहाँ पर बोलेगी द मीनेंस ऑफ करप्शन मस्ट बी रूटेड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ग्रेटर डिवॉल्यूशन ऑफ पावर
एंड इन्वॉल्विंग द लार्जर ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर। यहाँ क्या बोला गया है कि जो करप्शन का जो रूट है हमें उसको क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा चीज ट्रांसपेरेंट होगी उतनी जो करप्शन की चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और पांचवा पॉइंट बोले पीपल पार्टिसिपेशन शुड बी इनहांस्ड बाय गवर्नमेंट इन स्पीडी वे। देखते हो आजकल की डेट में क्या होता है कि अगर कोई बैंक सही से काम नहीं कर रहा तो आज की जनता जो है भाई साहब इतनी पागल नहीं है, पहले बता दूं जैसे पहले हुआ करती थी। आज की जनता सीधा मोबाइल फोन निकालती है, वीडियो बनाती है, अपलोड करती है और हायर अथॉरिटी तक वो बात पहुंच जाती है। करप्शन लेते टाइम आपने कई सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी जिसमें आपस में करप्शन लिए जा रहे हैं और उसकी वीडियो बना दी जाती है, तो हायर अथॉरिटी तक जब ये वीडियो पहुंचती है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर बोली है कि अगर यहाँ पर जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो अच्छे तरीके से होगा तो कहीं ना कहीं करप्शन और जो गवर्नमेंट के कामकाज है इनको हम स्पीडी वे में यहाँ पर कर सकते हैं। अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो गवर्नमेंट से काउंटर करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने जब आपकी जब सरकार बनने के लिए थी आपने हमसे वादा किया था कि अगले 2 साल के अंदर हम ये पक्की सड़क बनाएंगे, वो कहाँ गई, वो पक्की सड़क का प्रोजेक्ट आपका कहाँ गया, अब आपके 3 साल होने के हो गए हैं और आपने 2 साल के अंदर वादा किया था, वो कहाँ गया, 1 साल आपके एक्स्ट्रा जो लग गए, क्या आपने किया। तो जब लोग अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, जब लोग पढ़े लिखे होते हैं तो जो सरकार है उनकी भी नींद जो है वो हराम हो जाती है और उनको लगता है कि अगर हमने कोई काम नहीं किया तो हो सकता है पब्लिक हमारे ऊपर जो है वो चढ़ जाए। यही सारी बात यहाँ पर बोलेगी कि अगर हमें लिटिमेसी को बढ़ाना है तो जनता का जागरूक होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही बात हमारी नीति आयोग ने भी बोली है कि एक ऐसा व्हीकल होता है जिसके अंदर हर इंसान का एक कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम काम को अच्छी तरीके से यहाँ पर कर पाएंगे। तो बताओ ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया, जितना पढ़ा है बस आप उतना करते हुए चलो, ये वाला क्लियर हो गया। तो लिटिमेसी इन स्टेट एंड सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ढंग से काम करेगी तो इसे इकोनॉमी के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक रिफॉर्म हमें पॉजिटिव वे में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद हमने ये भी अपने पास पढ़ लिया था। फिर हम बात करते हैं अपने पास डेटा पब्लिक गुड्स की, डेटा इज अ पब्लिक गुड्स। अभी क्या बात बोलेंगे, अच्छा एक बात बताओ, मैं इसमें आधार कार्ड का एग्जांपल लूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो आधार कार्ड एक ऐसा नंबर है जो 12 डिजिट का नंबर होता है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। आपको पता है जब आप क्लास 12 से पास आउट हुए थे, जब कॉलेज में आपने एनरोलमेंट कराया था तो कॉलेज वाले ने आपको बोला था कि आपको अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब उस आधार कार्ड के अंदर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, आपकी मम्मी का नाम, पापा का नाम, इवन आपकी आईज का जो रेटिना पीपल वगैरह होते हैं वो कैसा है, आपकी फिंगरप्रिंट, दोनों थंबनेल, 5 उंगलियां, ये सब सेंसर्स की जाती हैं। इवन आपकी पर्सनल डिटेल सारी उसके अंदर होती है। ये तक पता लगा लिया जाता है आधार कार्ड नंबर से कि आपने कितने कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, आपने कितनी प्रॉपर्टीज बाई की, आपके पास कितना गाड़ी बंगला है, सब चीजें यहाँ से आधार कार्ड के थ्रू पता चलती है। अब तो आधार कार्ड को इनकम टैक्स के पैन कार्ड से भी लिंक कर दिया गया है, तो ये तक पता चल जाता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से और आपकी कितनी टोटल इनकम है। अब एक बात बताओ, ये जो आधार कार्ड का डेटा गवर्नमेंट के पास है, क्या आपको नहीं लगता इससे गवर्नमेंट बहुत चीजें खेल सकती है? खेल सकती का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट पता लगा सकती है कि आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है। दोस्तों इसी एग्जांपल को जब मैं प्राइवेट कंपनीज पर अप्लाई करता हूं तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने अमेजोन पे एक बुक देखी, मान लो रमेश सिंह सर की ही बुक देखी मैंने 13 एडिशन। तो जब मैंने वो बुक देखी तो अचानक से उनके बाई डिफॉल्ट जो अमेजोन का जो मोबाइल ऐप है उसको पता चल गया कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। उसने सडनली क्या किया, अब मैं जब भी अमेजोन ओपन करता हूँ मुझे डिफरेंट राइटर्स की बुक अपने आप शो होने लगती है। मैं यूट्यूब चलाता हूँ उसमें एडवर्टाइजमेंट भी उसी के आने लगते हैं, फेसबुक चलाता हूँ उसमें भी एडवर्टाइजमेंट उसी के आने लगते हैं। तो मतलब कहने का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो अपने आप जान लेता है कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। मैं कुछ टाइम पहले कुछ कारों की कलेक्शंस वगैरह देख रहा था तो सडनली क्या हुआ कि कार की कलेक्शन के साथ साथ मेरे पास इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं जो कि कार से रिलेटेड है। कुछ टाइम बाद मेरी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर भी कार के एडवर्टाइजमेंट शो होने लगे, यूट्यूब के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें भी कार का आने लगा। मतलब मुझे ऐसा सा फील हुआ कि शायद मेरे इंटरेस्ट के बारे में मुझसे पहले मेरे मोबाइल को पता चल जाता है, यानी ये सब आपस में लिंक्ड है। अब एक बात है, एक कंपनी को अगर मेरे डेटा के बारे में पता है, क्या वो उसका सही तरीके से यूज कर सकती नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के में मोबाइल फोन्स कंप्यूटर वगैरह में दी गई है या मोबाइल एप्लीकेशन में दी गई है, अगर इसका कोई फायदा उठाना चाहे तो डेफिनेटली उठा सकता है और नुकसान उठाना चाहे वो भी उठा सकता है। तो वही बात यहाँ पर बोलिए कि आज की डेट में गवर्नमेंट के पास लोगों का इतना सारा डेटा है, क्या ये डेटा सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? अगर ये चाहे तो उस डेटा का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इनके पास आधार कार्ड नंबर से ये पता हो जाता है कि कितने लोग रिटर्न भर रहे हैं, मतलब इनकम टैक्स में इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, कितने लोग नहीं पे कर रहे हैं। तो जो नहीं पे कर रहे हैं उनके पास एक मैसेज भेज सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, किस तरह से हम उनके रोजगार के लिए प्लान्स बना सकते हैं। जो ऑलरेडी रिटर्न्स वगैरह भर रहे हैं, जिनकी इनकम अच्छी खासी है, उनको वो मैसेज ना भेजकर उन लोगों को भेजा जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। तो ऐसे में क्या होगा ना कि हम इकोनॉमी के हर सेक्शन की को अच्छे से पढ़ पाएंगे। आपको यार लॉरेंस कर्व में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी के कुछ लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और कुछ करोड़ों लोग जो है वो सिर्फ कुछ लाख रुपए ही कमा पा रहे हैं, यानी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है हमारे इंडिया के अंदर। तो अगर हम डेटा का सही तरीके से इस्तेमाल करें, यानी गवर्नमेंट की बात बोली थी कि गवर्नमेंट अगर डेटा का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो इससे बहुत सारे बेनिफिट हमें होते हुए नजर आ सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, टुडे इट इज सेड दैट डेटा इज अ न्यू ऑयल। अच्छा, जिस तरह से एक गाड़ी को चलाने के लिए उसमें ऑयलिंग होना जरूरी है, ऑयलिंग मतलब तेल जब डाल देते हैं उसमें तो क्या होता है, वो लुब्रिकेंट जो होता है वो उसको स्मूथ रनिंग करवाता है। तो इकोनॉमी को स्मूथ रन करवाने के लिए डेटा आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर हम बात करें आज की मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में, अच्छा ट्रेडिशनल इकोनॉमी में डेटा इतना बड़ा सोर्स नहीं था, लेकिन आज के डेट में क्योंकि हर चीज ऑनलाइन होगी तो डेटा आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लिखा मॉडर्न इकोनॉमीज आर गेटिंग इंक्रीज ऑन द डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज की में हमारी इकोनॉमी जो है वो मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। वन एरिया विच गेट नोटिस बाय एक्सपर्ट एट द टाइम लाइक वाज रियलिटी द यूज ऑफ आईटी लीव अ बिग ट्रायल ऑन द इनोवेटिव स्टेक होल्डर। अगर आज की में आईटी की बात करें तो आईटी सेक्टर में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आईटी की मदद से आपका जो डेटा है वो कंपनी को पता चलता है और उसके हिसाब से आपके लिए स्कीम्स वगैरह यहाँ पर लेकर आती है। अगर मैं डेली कार्स की वीडियोस देखता हूँ तो कहीं ना कहीं कंपनी को पता चल गया इस बंदे को कार में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट में भी कार वाली दिखाई जाए ताकि कार की ओर मूव हो जाए और उनको भी एक कमीशन का पार्ट मिल जाए। मेरी बात समझ लो। तो आज की डेट में डेटा जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अब मैं इन सबको छोड़ देता हूं, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत सिंपल है इसलिए मैं अभी इसको रीड नहीं कर रहा हूं। मेन चीज अभी जो आते हैं वो इस पर आते हैं कि अगर हम बात करें अपने पास डेटा के बेनिफिट्स की, देखो अगर गवर्नमेंट डेटा का सही तरीके से यूटिलाइज करती है तो उसके क्या क्या गवर्नमेंट को बेनिफिट पहुंच सकते हैं और कंट्री को क्या क्या बेनिफिट पहुंच सकते हैं वो बात करते हैं। सबसे पहले इनेबल गवर्नमेंट टू इनहांस केस ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन। अगर गवर्नमेंट के पास सिटीजन का पूरा डेटा है, वो देख रहा है आधार कार्ड में लोग कितनी प्रॉपर्टी खरीदे, कितने एक भी नहीं खरीद पा रहे प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट के पास अगर डेटा होगा तो गवर्नमेंट उस डेटा के हिसाब से अपने पास नई नई स्कीम्स को लॉन्च कर सकती है ताकि सोसाइटी में सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज बढ़ पाए। दूसरा, इनेबल ट्रूली एविडेंस बेस्ड पॉलिसी। अब क्योंकि वो डेटा हमारे पास ट्रू पिक्चर में रिफ्लेक्ट करता है तो ऐसे में आप उस पिक्चर को देखकर एक सही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यहाँ पर ले सकते हो। इससे गवर्नमेंट का इंप्रूव होगा टारगेट और वेलफेयर स्कीम। जिन लोगों के आधार कार्ड में जिन्होंने एक प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदी, गवर्नमेंट को आधार कार्ड से पता चला है किसने खरीदी किसने नहीं, तो उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रोवाइड करवाना, यानी इस टाइप की योजनाएं प्रोवाइड करवाना, उस टाइप की योजनाएं बनाना, वो बहुत ही अच्छा होगा और हमारे पास प्रॉपर डेटा मैकेनिज्म है। तो इंटीग्रेटेड फ्रेगमेंटेड मार्केट, यानी एक ऐसा मार्केट बिल्ड करना जहां पर एक चीज खरीदो आपस में सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कनेक्टेड हो जाएंगी। इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड फ्रेगमेंटेड मार्केट। ठीक है, ये सारी चीजें इसके लिखा हुआ है। गवर्नमेंट जो है अब क्या होगा कि ब्रिंग ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सर्विस। अगर गवर्नमेंट के पास प्रॉपर डेटा हुआ तो सरकारें बोल सकती हैं कि हमने इस स्कीम को इसलिए लॉन्च किया था बिकॉज एज पर माई डेटा लोगों के पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं थी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो सरकारों के लिए अकाउंटेबिलिटी अच्छी हो जाती है इस केस में। और जनरेट ग्रेटर सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो। अच्छा, अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा के 4 स्टेप क्या होते हैं, डेटा को गैदर करना। अच्छा, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, आई डोंट नो मैं हिंदी सही लिख रहा हूँ या नहीं, इकट्ठा करना। ठीक है, स्टोरिंग मतलब उसको स्टोर करके रखना, सेव करके रखना, आप ऐसे समझ लो सेव करके रखना। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि इनपुट को किस तरह से यहाँ पर आउटपुट में कन्वर्ट किया जाए, मतलब आपका डेटा है इसको किस तरह से आप यूटिलाइज करोगे, दैट इज डेटा प्रोसेसिंग। इसका आता है डिसमिनेटिंग, इसका मतलब होता है कि जो आउटपुट अब हमें पता चल गया इस आउटपुट का यूटिलाइज करना, किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये 4 चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा मेन होती है डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए, क्योंकि सिर्फ आपके पास लोगों का डेटा हो इससे काम नहीं चलेगा। इवन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। वही बात यहाँ पर कंक्लूजन पार्ट में लिखा हुआ है कि जब से आधार हमने इनरोल किया है इंडिया के अंदर, तब से हमने देखा है कि इंडिया ने जो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है वो अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आ चुकी है। गोइंग फॉरवर्ड द डेटा एंड इंफॉर्मेशन highways must be a view equally important infrastructure as a physical highways such as substance leave forming utilize the benefit of technology advancement for the welfare of people the document। अच्छा, ये सारी चीजें वही लिखी हुई है कि अगर जैसे भारत ने जब से आधार कार्ड को लॉन्च किया है तब से लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो भारत सरकार तक पहुंच जाती है और भारत सरकार उसके अकॉर्डिंगली क्या बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का यहाँ पर काम करती है। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, द लीगल लॉग जैम। अब ये लीगल लॉग जैम का मतलब क्या दोस्तों, एक बात बताओ, अगर
हम तालिबान में रह रहे होते, ठीक है, आप जानते हो तालिबान में किस तरह से कब्जा वगैरह हो गया। अगर हम अफगानिस्तान अफगानिस्तान में तालिबानी को जो कब्जा हुआ है, अगर हम वहां रह रहे होते तो क्या वहां पर कोई लॉ है? वहां पर आए दिन रेप केसेस होते हैं, आए दिन वहां ब्लंडर्स के केस होते हैं, आए दिन वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, और वहां पे कोई पुलिस है ही नहीं है, समझो। जो रूलिंग पार्टी है वही है जो भी है, मतलब कोई पुलिस नाम की चीज नहीं है। क्या ऐसे देश में आप रहना पसंद करोगे, या ऐसे देश में आप 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करना पसंद करोगे? द आंसर इज नो, कभी आप पसंद नहीं करोगे। रीजन है उसका, क्योंकि जिस देश के अंदर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, प्रॉपर लॉज नहीं है, उस जगह पर आप अपने आप को सिक्योर फील नहीं करोगे, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अनसिक्योर्ड की तरह बनी रहेगी, जो कभी भी सरकार आपसे छीन सकती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं मापी जाएगी। तो इसीलिए एक देश के अंदर लीगल स्ट्रक्चर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस कंट्री का लीगल स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रांग हो, उस कंट्री के अंदर आप देखना करप्शन जैसे केसेस, मर्डर, लूट वगैरह केसेस आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों इसके लिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूंगा, उसके अलावा मुझे लेने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉर्थ कोरिया, किंग जॉन्ग उन। वहां पे क्या बोला गया है नॉर्थ कोरिया के अंदर, कि अगर कोई व्यक्ति चोरी, किडनैपिंग, रेप केस, इन चीजों में अगर पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति को तो सजा होगी ही होगी, और साथ के साथ उसकी अगली 3 पीढ़ी तक को ये सजा भुगतने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में वहां पर रेप केस और चोरी चपाटी, ये केस आपको ना के बराबर नजर आएंगे, बिल्कुल ना के बराबर नजर आएंगे, क्योंकि इतनी जब कड़ी कानून वहां पर बनाए गए हैं तो लोग बहुत डरते हैं इन चीजों से। इवन वहां तो ये तक बोला गया था, जो किंग जॉन्ग उनके जो पापा और जो दादाजी है, जब उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी तो 2021 में, तो उसने ये तक बोल दिया था अगले 4 दिन तक कोई हंसेगा नहीं, और कोई हंसता हुआ मिल गया तो देख लेना उसका क्या हुआ। तो वाकई में लोग वहां पर नहीं हंसे, मतलब इतना ज्यादा डर और दहशत है। क्यों? क्योंकि वहां का लीगल स्ट्रक्चर जो है ना वो काफी ज्यादा हार्श है, और यही रीजन है कि लोगों के अंदर पंचुअलिटी जो है वो बनी रहती है, क्योंकि जब लॉज के साथ आप घिरे रहते हो तो काम को दायरे के अंदर रहकर करते हो। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में लॉज तो बनाएंगे लेकिन उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। अब क्या है, आप जितना पैसा दे दोगे लॉ उतनी आपके लिए लिबरल हो जाएगा, तो इस तरह का मैकेनिज्म अगर होगा तो कभी भी काम नहीं हो पाएगा। तो यही चीज आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ लिखा है द फैक्ट दैट देयर इज ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस इन फ्रंट ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। मैंने हिंदू न्यूज़पेपर की सीरीज में भी बताया था कि जो सीवी रमना है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या बोला हुआ है कि इंडिया के अंदर जो केसेस हैं वो इतने ज्यादा पेंडिंग है, ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलेजियम सिस्टम से कई सारे जजेस की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, ताकि जो केस के जो ट्रायल्स हैं इनको जल्दी से जल्दी किया जा सके, और जो पेंडिंग केसेस हैं उनको जल्दी से रिजॉल्व किया जा सके। इट इज नो मोर अ हिडन फैक्ट आउटलाइन द पिलिंग ऑफ केसेस इन वेरियस कोर्ट इन इंडिया। और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि इंडिया के जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं और एक जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें इतने सारे केसेस पेंडिंग है कि हम बता नहीं सकते। द गवर्नमेंट हैज एग्रीड इफ लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया इज नॉट कोलैप्स। अगर इंडिया का सिस्टम कोलैप्स हो जाता है लीगल सिस्टम, तो ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कतें होने शुरू हो जाएंगी। एक इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था हमारा 2000 के अंदर, उस इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया था कि जिस कंट्री में जितना ज्यादा लीगल कंप्लायंस होगा उतना ही ज्यादा वो सही से काम अपने पास कर पाएगा। तो अब हम बात करते हैं इंडिया में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं और रेमेडीज का मतलब होता है किस तरह से उसका निपटारा यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो मैं सारे पॉइंट नहीं पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा है, गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड द रूल ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट रिमेन द सिंगल बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट टू इम्प्रूव इंडिया केस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिले। अच्छा ये सारी बात पता है क्या लिखे हुए, देखो लिखा आप जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया को 163 रैंक्स मिली है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे यहाँ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, बट वो बहुत ज्यादा हार्श भी नहीं होने चाहिए। पता चलता है कि आप इंडियन पीनल कोड के रूल्स को लीनेंट बना रहे हो, और जो बिजनेस वाले एक्ट्स हैं जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सोगा यानी स्टील से गुड्स एक्ट हो गया, इनको आप इतना हार्श बना रहे हो, तो कोई भी बंदा आपकी इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये कहा जाता है कि जो पीनल प्रोविजन जिनको हम आईपीसी में डालते हैं, उनके लिए प्रोविजन हमेशा हार्श होनी चाहिए, और जो बिजनेस करने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जो एक्ट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, लीनियंसी देनी चाहिए, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग सुधरेगी, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी। तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी हमारे इन्वेस्टमेंट को अप डाउन करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। अगर हमने बिजनेस के रूल्स को इतना ज्यादा हार्श कर रखा है तो कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करेगी। और यहाँ लिखा है इंडिया हैड 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग इन जुडिशियल सिस्टम मच द प्रॉब्लम। अब ये पूरा पॉइंट मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पूरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि आज की डेट में 100 में से सिर्फ 87.5 केस 0.5% केस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए, बाकी सारे क्लियर हो गए। तो आप पेंडिंग की संख्या देख सकते हो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और ये केसेस की संख्या तो हमेशा बढ़ती ही रहती है, कम कभी भी नहीं होती है। ठीक है, चलो
बाकी आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको जीएसटी से रिलेटेड चीज़ें बता चुका हूँ कि जीएसटी मैकेनिज्म ने कहीं ना कहीं चीज़ों की जो कंप्लायंसेस है उनको कम कर दिया, ठीक है, जीएसटी वाला पॉइंट। और यहाँ पर क्या है कि जो जजेस की संख्या है हमें उसको बढ़ाने की यहाँ पर जरूरत है, जिसमें कोलेजियम सिस्टम की मैंने आपसे बात की थी, ठीक है। और बाकी ये सब पढ़ने की आपको फिलहाल जरूरत है। अब मेन चीज़ आती है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर हमें अपने जुडिशियल सिस्टम को इन्हांस करना है या इंप्रूव करना है तो उसके कौन कौन से आप सजेशन यहाँ पर दोगे। 3 सबसे पहली बात लिखी हुई है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्किंग डेज। जो वर्किंग डेज अभी हमारे 5 है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, अगर हम इन वर्किंग डेज को बढ़ा देंगे तो काम जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा और आपके जो पेंडिंग केसेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरा बोला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विस ऑन फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट एंड लीगल सिस्टम। आप जानते हैं एनसीएलटी किसको उठाती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि कंपनी से रिलेटेड केसेस होते हैं। इसी तरह से अगर हम रेप केस के लिए अलग कोर्ट बना दे, हम विक्टिम्स के लिए अलग केस बना दे, मतलब अलग अलग टाइप के अगर हम कोर्ट बना देते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि जो जजेस के अपॉइंटमेंट है वो भी ज्यादा होगी और केसेस के निपटारा भी जल्दी से जल्दी होने की संभावना होगी। इसके बाद है डिप्लॉइंग ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द कोर्ट। अब जब से कोविड-19 है तब से हमारे केसेस जो है वो ऑनलाइन लिए जाने लगे, लेकिन उससे पहले केसेस को ऑनलाइन एंटरटेन ही नहीं होता था, सारे फिजिकली एंटरटेन होते थे, जिसके चलते टाइम, मनी और एनर्जी तीनों यहाँ पर वेस्ट होती थी। तो यहाँ पर ये कहेगा अगर आप अपने जुडिशियल सिस्टम को इंप्रूव करना चाहते हो तो ऐसे में आपको आईटी से रिलेटेड हेल्प लेनी ही पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो। चलो अब यहाँ पर हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि फाइनली कंक्लूजन क्या निकल के आता है। कंक्लूजन निकल के आता है कि आपको पहले वेल नोन इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी लीगल सिस्टम के अंदर, क्योंकि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छे से करोगे तभी गवर्नमेंट अपनी प्रायोरिटीज को बदलेगी। और पिछले कुछ सालों के अंदर हमने ऐसा देखा कि जो केसेस की संख्या है, जो केसेस के पेंडिंग केसेस का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जो हमारे चीफ जस्टिस एनवी रमना सर है, एनवी रमना सर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोलिजियम सिस्टम से जजेस की अपॉइंटमेंट करनी शुरू की। आपको मैंने बताया भी था ना, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जिससे पेंडिंग केसेस। इवन इन्होंने ट्रिब्यूनल्स बनाने की बात बोली है। ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट के लिए एक ऐसी कोर्ट बनाना जो उसी केस को एंटरटेन करे जिसमें वो क्या है, एक्सपर्टाइज है। इस टाइप की चीजें जब हम करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी लिटिगेसी है, जो पेंडिंग केसेस हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सिस्टम, बस यही है हमारा टॉपिक, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास के जो मैंने आपको टारगेटेड बताए थे वो तो हमने टारगेट अपने पास अचीव कर लिया। चलो एक बार उस पर टिक कर लेते हैं। तो आज मैंने आपको लिटिमेसी के बारे में बता दिया, आपको मैंने डेटा एज अ पब्लिक गुड्स और लीगल लॉजिज्म के बारे में बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में ये दोनों बच्चे टॉपिक करेंगे और चैप्टर हमारा बिल्कुल समाप्त हो जाए। चैप्टर का ये कहूंगा कि मैं पूरी बुक जो हमने सक्सेसफुली आप लोगों की मेहनत की वजह से ये बुक हमने कंप्लीट कर ली होगी, ऐसा हम बोलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।